Welcome all my dear student to lecture number 23 of wave motion and Doppler effect. This will be the last lecture of this topic. अगर प्लेलिस्ट में इसके आगे भी अगर आपको लेक्चर दिखाई दे रहे हैं तो वो इसके थ्योरी लेक्चर नहीं होंगे, डेफिनेटली उसमें हमने एमसीक्यू सीरीज सॉल्व की होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑफिशियली द लास्ट थ्योरी लेक्चर ऑफ वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट। तो आज के लेक्चर के 3-4 टॉपिक हैं। पहला तो डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, उसके बाद हम उसमें पढ़ेंगे रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे सोनार, उसके बाद पढ़ेंगे हम रडार, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मैक नंबर और उसके बाद पढ़ने वाले शॉक वेव्स। ऐसे 5-7 कंसेप्ट है, इनको अच्छे से समझेंगे और जो भी न्यूमेरिकल इस पे बेस बन सकते हैं वो सब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट से जिसका नाम है, लिखो डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। तो जैसे कि हमने डॉपलर इफेक्ट की वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि ये जो डॉपलर इफेक्ट होता है इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, ऐसा लगता है, ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है। तो डॉपलर इफेक्ट लाइट के लिए भी पॉसिबल है, साउंड के लिए भी पॉसिबल है। इसका मतलब डॉपलर इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी पॉसिबल है। ओके, तो होता क्या है, मान लो ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर को हम रेस्ट रखेंगे, और मान लो ये सोर्स है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है Na = P + और - VO डिवाइडेड बाय V माइनस और प्लस Vs × N। N क्या होती है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और Na क्या होती है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो उसको सुनाई देती है, ठीक है। तो इसकी स्पीड होती है Vs, इसकी स्पीड क्या होती है Vs। तो Vo रेस्ट है तो ये निकल गया। तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बढ़ने के लिए नीचे क्या आएगा, माइनस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na = V डिवाइडेड बाय V माइनस Vs × N। तो जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो उसको अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई सुनाई दे रही है, और वो कितनी है, Na = V डिवाइडेड बाय V माइनस Vs × N। लेकिन अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सोर्स को रेस्ट करेंगे और ऑब्जर्वर को सोर्स की तरफ मूव करेंगे विथ वेलोसिटी vo। तो अब की बार अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अभी भी अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अभी भी अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये केस में क्या हो रहा था, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा था, ये केस में क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, तो अभी भी अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। लेकिन अब की बार सोर्स की स्पीड 0 है तो ये निकल जाएगा और न्यूमरेटर में प्लस आ जाएगा। अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए न्यूमरेटर में प्लस आ जाएगा, और इस केस में जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी, Na = V डिवाइडेड बाय V प्लस VO डिवाइडेड बाय V × N। तो मुझे बताना ये था आपको कि इन केस ऑफ डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। तो डिपेंड करता है कौन किसकी तरफ मूव कर रहा है। तो ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव हो रहा है तो अलग फ्रीक्वेंसी है, और सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव हो रहा है तो अलग फ्रीक्वेंसी है। भले ही वो दोनों बड़े वाले फ्रीक्वेंसीज है लेकिन दोनों अलग फ्रीक्वेंसी है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड जो है ये असिमेट्रिक होता है। कैसे होता है, असिमेट्रिक होता है। क्यों असिमेट्रिक होता है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी अलग अलग आती है। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी है, और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी है। दोनों ही बड़े वाले फ्रीक्वेंसी है लेकिन दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब डिपेंड करता है कि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है। तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाते वक्त अलग फ्रीक्वेंसी होती है और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाते वक्त भी अलग फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में ऐसे नहीं होता। इसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। ओके, तो अप्रोच के टाइम पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और अगर दूर जाएंगे तो उसको बोलते हैं रिसेशन। क्या बोलते हैं, रिसेशन। तो इसमें 5-6 कंडीशंस थे। ऑब्जर्वर को रुकाया, सोर्स को भगाया, नजदीक भगाया, दूर भगाया, फिर सोर्स को रुकाया, ऑब्जर्वर को दूर भगाया, ऑब्जर्वर को नजदीक भगाया, दोनों को नजदीक भगाया, दोनों को दूर भगाया। तो हर केस में फ्रीक्वेंसी अलग अलग आ रही थी। तो डिपेंड करता है कि सोर्स नजदीक आ रहा है या ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है। तो एक ही केस में मान लो सोर्स नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी अलग है, और ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है तो भी फ्रीक्वेंसी अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड जो होता है वो डिपेंड करता है कि वेदर सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स।
लेकिन डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट जो होता है ये एक सिमेट्रिक केस होता है। कौन सा केस होता है? सिमेट्रिक इफेक्ट होता है। सिमेट्रिक इफेक्ट मतलब इसमें सिर्फ आपको देखना होता है कि अप्रोच है या रिसेशन है। क्या अप्रोच है या रिसेशन है? ओके, अप्रोच मतलब क्या सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं या स्टार्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। तो करीब के लिए अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है या सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो कोई मैटर नहीं करता, एक ही फॉर्मूला है। और दूर के लिए भी एक ही फॉर्मूला है। रिसेशन मतलब दूर जाना, अप्रोच मतलब नजदीक आना। तो यहां पर अप्रोच के लिए दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। डिपेंड करता है कौन अप्रोच कर रहा है। ऑब्जर्वर अगर अप्रोच कर रहा है तो अलग फॉर्मूला है, और अगर सोर्स अप्रोच कर रहा है तो अलग फॉर्मूला है। तो अप्रोच के लिए भी यहां दो अलग अलग फॉर्मूले। तो डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड इज असिमेट्रिक, लेकिन डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में ऐसे नहीं होता। अगर दो स्टार या दो स्टार चमकते हुए बॉडीज एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि ये इसके करीब आ रहा है या इसके करीब आ रहा है। करीब आ रहे हैं ना, बात खत्म। और दूर जा रहे हैं तो एक ही फॉर्मूला है। तो कोई किसके भी दूर जाओ, दूर जा रहे बात खत्म, एक ही फॉर्मूला होगा। तो इस पे से क्या प्रूफ होता है कि डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट इज सिमेट्रिक इफेक्ट और डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड इज असिमेट्रिक इफेक्ट, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है या सोर्स नजदीक आ रहा है। ठीक है, तो इतनी चीजें खत्म करने के बाद हम शुरू करते हैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। तो डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट के लिए सिर्फ दो फॉर्मूले आएंगे बेटा। अगर स्टार चमकता हुआ, स्टार मतलब क्या होता है? सेल्फ इल्यूमिनस बॉडी जो खुद से लाइट इमिट करे। ओके, अब डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? सोर्स मतलब लाइट लेना पड़ेगी। ओके, और डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड के टाइम में हमने क्या लिया था? साउंड बॉक्स लिया था जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, सोर्स ऑफ साउंड। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? कोई स्टार ले लेंगे, ठीक है ना, या फिर लाइट ले लेंगे जो खुद से लाइट वेव्स इमिट कर रहा है। ठीक है, तो समझो क्या होता है। इसमें सिर्फ दो केसेस होती हैं, अप्रोच और रिसेशन। क्या? अप्रोच और रिसेशन। ओके, तो लिखो डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। इसमें दो केसेस हैं। नंबर वन, अप्रोच मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के करीब आ रहा है। अब कौन नजदीक आ रहा है ये फर्क नहीं पड़ता, एक ही फॉर्मूला है। तो अगर अप्रोच होगा तो सिचुएशन क्या होगी? अप्रोच के टाइम सिचुएशन होगी कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। स्पीड इन एनी मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एपरेंट वेवलेंथ घटेगी, इनवर्स रिलेशन है ना। तो सबसे पहला अप्रोच में क्या होगा? एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो उसको लाइट की दिखाई देगी, अब दिखाई देगी ऐसे बोलो, हाँ, बिकॉज लाइट को हम देखते हैं, सुनते नहीं है, ठीक है ना। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो उसको दिखाई दे रही है वो बढ़ेगी। तो एपरेंट वेवलेंथ क्या होगा? लैम्डा ए डिक्रीज होगी। व्हाई? बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ था इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन केस ऑफ अप्रोच फॉर्मूला क्या है? आराम से देखो, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ c प्लस v डिवाइडेड बाय c माइनस v इंटू n। ठीक है, इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है और उतना टेंशन भी नहीं लेना। सिर्फ याद रखो इन केस ऑफ अप्रोच ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए ना। तो Na क्या है? Na इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं, बिकॉज लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एयर। ओके, जो कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और v ये इंपॉर्टेंट है, अब आप बोलोगे सर इसमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ सोर्स नहीं है क्या? नहीं, तो इसमें क्या है? v है, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, ये तो ये क्या है? ये रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में ये जो v है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी।
इसी वजह से डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट एक सिमेट्रिक इफेक्ट है, बिकॉज इसमें फर्क नहीं पड़ता ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है या सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, नजदीक जा रहा है ना, बात खत्म, एक ही फॉर्मूला है, Na इज इक्वल टू सी प्लस वी डिवाइड बाई सी माइनस वी इंटू एन, वेर एन इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एन क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है हमारी, एन क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, और सी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वी है रिलेटिव वेलोसिटी बिट ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, तो नजदीक आ रहे हैं तो ये फॉर्मूला है। तो अप्रोच के लिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो एपरेंट वेवलेंथ कम होगी, तो फॉर्मूला क्या है? Na इज इक्वल टू, N इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी सीन बाय ऑब्जर्वर इज अंडर रूट ऑफ सी प्लस वी डिवाइड बाय सी माइनस वी इंटू एन, यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो जब अप्रोच है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ घट रही है, तो ये आ गया फॉर्मूला किसका? फ्रीक्वेंसी का। ओके, अब इन केस ऑफ रिसेशन क्या होगा? इन केस ऑफ रिसेशन, ओके स्पेलिंग देख लो इसकी, RECESSION, रिसेशन मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब कौन किससे दूर जा रहा है ये फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से तो डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट क्या है? एक सिमेट्रिक इफेक्ट। ओके, लेकिन साउंड में क्या था? कौन किससे दूर जा रहा है, इस पर भी अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिपेंड था। यहां पर वैसे कुछ है क्या? नहीं है। तो इन केस ऑफ रिसेशन क्या होगा? डेफिनेटली अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, अब अपरेंट फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज होगी तो अपरेंट वेवलेंथ इंक्रीज होगी, लैम्डा अपरेंट वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। और फॉर्मूला क्या होगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी का? Na इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ C माइनस वी, अब ऊपर भी माइनस आ जाएगा, C माइनस वी डिवाइडेड बाय C प्लस वी इंटू एन, यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो आंसर छोटा हो जाएगा, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। अब इस पे से आप अपरेंट वेवलेंथ का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, पहले इतनी चीजें नोट करो। समझ में आया? तो इन केस ऑफ रिसेशन मतलब अगर दो इल्यूमिनेटिंग बॉडीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो रिसेशन, एक दूसरे के करीब आ रही तो अप्रोच। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर अप्रोच, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और ये दूर जाएंगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो इन केस ऑफ अप्रोच अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, इन केस ऑफ रिसेशन अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो डिक्रीजेस के टाइम यहाँ पर माइनस लो, यहाँ पर प्लस लो, इंक्रीजेस के टाइम यहाँ पर प्लस लो, यहाँ पर माइनस लो। ठीक है, चलो इतनी चीजें नोट करो, लिख लिया? हो गया, चलो ठीक है। अब देखो, तो इतनी चीजें हमारे समझ में आ गई कि लाइट के टाइम पे ये फर्क नहीं पड़ता कि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, बिकॉज उसके अंदर उसका जो फॉर्मूला है अपरेंट फ्रीक्वेंसी का, उसके अंदर v है, और v क्या है? v इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो let us determine the value of change in wavelength in case of approach and recession। तो अप्रोच में क्या होता है कि लाइट का सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो क्या होगा? अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अपरेंट वेवलेंथ कम होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और इन केस ऑफ रिसेशन क्या होगा? रिसेशन के टाइम सोर्स और ऑब्जर्वर दूर जाएंगे, तो दूर जाने की वजह से क्या हो जाएगा? अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ बढ़ेगी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो फॉर अप्रोच देखो, फॉर अप्रोच फॉर्मूला फॉर अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज Na इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C प्लस V डिवाइडेड बाय C माइनस V इंटू एन। What is C? Speed of light in air. V relative velocity of source with respect to observer या observer with respect to source, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, n एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। तो इसको कैसे लिखेंगे? n की जगह लिख सकते हैं हम C बाय लैम्बडा A, लैम्बडा इज अपरेंट वेवलेंथ, और इसको लिखेंगे C प्लस V डिवाइडेड बाय C माइनस V रेज टू 1/2 इंटू n। वेरी सिंपल। अब n की जगह क्या रखेंगे? C बाय लैम्बडा, लैम्बडा इज एक्चुअल वेवलेंथ, तो C से C क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इन केस ऑफ अप्रोच अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, मतलब अपरेंट वेवलेंथ डिक्रीजेस। तो डेल्टा लैम्बडा पता करना है, मतलब क्या पता करना पड़ेगा? डेल्टा लैम्बडा मतलब लैम्बडा माइनस लैम्बडा ए पता करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज वेवलेंथ घट रही है ना, तो एक्चुअल वेवलेंथ बड़ी होगी और अपरेंट वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ कम होगी तभी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, और स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो हमें लैम्बडा माइनस लैम्बडा ए पता करना है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाय सी इंटू लैम्बडा।
अब ये जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ मैं आपको देने वाला हूँ। डेल्टा लैम्डा इज चेंज इन वेवलेंथ ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, v is relative speed between source and observer, c is speed of light and lambda is actual wavelength, lambda is actual wavelength। तो यहाँ तक हम आ गए थे। देखो अब इसको देखो, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, 1 डिवाइड बाय लैम्डा। अब इसको कैसे लिखता हूँ मैं, देखो आराम से देखो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को c से डिवाइड करेंगे, c बाय c प्लस v बाय c होल डिवाइडेड बाय c बाय c माइनस v बाय c रेज टू 1/2, सबको c से डिवाइड किया तो c कैंसिल हो गया। तो ये बचा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा a इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, और यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस v बाय c रेज टू 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस v बाय c रेज टू 1/2। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, लैम्डा a बाय लैम्डा, तो लैम्डा a को इधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं, लैम्डा a डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा a डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस v बाय c रेज टू 1/2 होल डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस v बाय c रेज टू 1/2। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बचा, लैम्डा a डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस v बाय c रेज टू 1/2, अब ये प्लस 1/2 ऊपर जाके माइनस 1/2, 1 प्लस v बाय c रेज टू माइनस 1/2। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देख लो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1 प्लस x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होगा 1 प्लस nx। ओके, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा कब लिख सकते हैं हम, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकते हैं। 1 प्लस एक्स रेज टू n का जो आंसर होता है 1 प्लस nx होता है, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है। तो यहाँ पर x क्या है बेटा, v बाय c, तो डेफिनेटली v बाय c की वैल्यू 1 से कम होगी। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज जो v होता है रिलेटिव स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है। तो बहुत कम को बहुत ज़्यादा से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर 1 से बहुत छोटा आएगा, तो 1 से बहुत छोटा आएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेशन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा a डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर यूज़ करो 1 माइनस ये 1/2 इंटू v बाय c। ओके, 1 माइनस 1/2 इंटू v बाय c इन अदर ब्रैकेट इंटू 1 प्लस ये माइनस ऑफ 1/2 इंटू v बाय c। बराबर, समझ में आया? ठीक है, 1 ये n है, इसके लिए 1 माइनस nx 1 प्लस nx, तो ये प्लस माइनस दोनों के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लैम्डा a बाय लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस v बाय 2c, यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस v बाय 2c। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लैम्डा a डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस v बाय 2c होल स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर x माइनस 2 इंटू a इंटू b, v बाय 2c इंटू b स्क्वायर, v स्क्वायर बाय 4c स्क्वायर। अब इसको ऑलमोस्ट हम 0 ले सकते हैं, क्यों, बिकॉज जो c है स्पीड ऑफ लाइट है बहुत ज़्यादा है v से, तो ज़्यादा का स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत छोटे को बहुत बड़े से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 से बहुत कम आएगा। एडिशन में 1 से बहुत कम को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो क्या बचा, लैम्डा a बाय लैम्डा इज इक्वल टू इधर क्या बचा 1 माइनस ये 2 कैंसल v अपॉन c। ठीक है, तो ये प्लस को उठाकर इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा v बाय c इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा a बाय लैम्डा, इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, v बाय c इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा a डिवाइडेड बाय लैम्डा। ओके, तो क्या हो गया, लैम्डा माइनस लैम्डा a आ गया, इसकी जगह रखेंगे डेल्टा लैम्डा, इसके जगह रखेंगे डेल्टा लैम्डा, आ गया आपका आंसर। तो डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू v बाय c, तो लैम्डा को इधर भेज दो and you will get the answer, delta lambda is equal to v by c into lambda, that's it. So change in lambda is equal to relative speed divided by speed of light
इन एयर और वैक्यूम इनटू एक्चुअल वेवलेंथ, ठीक है। सो दिस इज इन केस ऑफ अप्रोच। अब यही फॉर्मूला हम रिसेशन के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। हो गया, चलो ठीक है। देखो इन केस ऑफ रिसेशन क्या हो जाएगा, तो रिसेशन के टाइम क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो अपरेंट वेवलेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ओके, देखते हैं इन केस ऑफ रिसेशन क्या होता है, व्हाट इज द सिचुएशन इन केस ऑफ रिसेशन। तो रिसेशन में भी हम ये फॉर्मूला प्रूफ कर देंगे, ठीक है। देखो भैया, फॉर रिसेशन की स्पेलिंग क्या है रे भाई, फॉर रिसेशन RECESSION, रिसेशन RECESSION, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी घटेगी, अपरेंट वेवलेंथ बढ़ेगी, तो अब की बार डेल्टा लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा A माइनस लैम्बडा आना चाहिए, ठीक है। चेक करेंगे तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है अब की बार क्या आएगा, √of C माइनस V डिवाइडेड बाय C प्लस V इंटू n। ये n को स्क्वायर रूट से बाहर रखना। n इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, C स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड V इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ऊपर माइनस नीचे प्लस, फ्रीक्वेंसी घटाने के लिए, और अप्रोच के टाइम पे ऊपर प्लस नीचे माइनस था। अब n की जगह क्या लिखेंगे, C बाय लैम्बडा A इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, C माइनस V C प्लस V रेज टू 1/2 इंटू n की जगह C बाय लैम्बडा इज एक्चुअल वेवलेंथ एंड लैम्बडा इज अपरेंट वेवलेंथ। तो ये C से C कैंसिल, अब क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा A इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा। अब इसको कैसे लिखेंगे, C बाय C माइनस V बाय C होल डिवाइडेड बाय C बाय C प्लस V बाय C रेज टू 1/2। सबको C से डिवाइड करा, ऊपर भी नीचे भी, तो C क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, लैम्बडा A डिवाइडेड बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा A डिवाइडेड बाय लैम्बडा, इसको उठाकर इधर शिफ्ट करो तो क्या बचेगा, 1 प्लस V बाय C रेज टू 1/2, इसका भी 1/2 इसका भी 1/2, ठीक है। तो ये इधर आ गया और ये नीचे आ जाएगा, 1 माइनस V बाय C रेज टू 1/2, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। इसको ऊपर भेजोगे तो प्लस 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो लैम्बडा A डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1 प्लस V बाय C रेज टू 1/2, 1 माइनस V बाय C रेज टू माइनस 1/2। अब हमें बताएं C इज वेरी 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 ग्रेटर देन V, सो V बाय C इज वेरी 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 लेस देन 1। अगर ऐसा होगा तो 1 प्लस और माइनस x रेज टू n के लिए होगा अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx, वेयर x शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा x हो गया। प्लस के भी लिए अप्लाई कर सकते हैं, माइनस के लिए, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। तो क्या होगा, लैम्बडा A डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू, इसको बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस n कितना है, 1/2 इंटू V बाय C, x कितना है, V बाय C इन अदर ब्रैकेट, 1 माइनस पावर कितना है n, माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 इंटू V बाय C। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगेन दिस इज x, दिस इज x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा A बाय लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा इज अपरेंट वेवलेंथ, लैम्बडा इज एक्चुअल वेवलेंथ, 1 प्लस V बाय 2C का स्क्वायर, बिकॉज ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, लैम्बडा A डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, V स्क्वायर बाय 4C स्क्वायर। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0 मान सकते हैं, बिकॉज C की वैल्यू बहुत बड़ी है, उसका स्क्वायर करोगे तो और ज़्यादा आ जाएगा, और छोटे से V को इतने बड़े C स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा, 0.000 समथिंग। तो एडिशन में उतनी छोटी चीज़ हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, लैम्बडा A डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1 प्लस V बाय C। तो +1 इधर आके -1 हो जाएगा, तो क्या होगा, लैम्बडा A डिवाइडेड बाय लैम्बडा -1 इज इक्वल टू V बाय C। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, लैम्बडा A माइनस लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू V बाय C।
तो लैम्बडा ए माइनस लैम्बडा की जगह हम डेल्टा लैम्बडा रख सकते हैं। तो फाइनली विल गेट डेल्टा लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाय सी। तो डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाय सी इंटू लैम्बडा, दिस इज द वैल्यू। तो अप्रोच और रिसेशन दोनों के लिए सेम वैल्यू है। अब ये कैलकुलेशन अगर आपको नहीं समझा तो वीडियो को पीछे लेके जाओ और एक बार लिख लिया। अच्छा, अब डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट को वायोलेट शिफ्ट भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो ये क्या लॉजिक होता है समझो अब। हाँ देखो, हमारे पास एक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम मतलब रेंज ऑफ वेवलेंथ, ओके। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कुछ ऐसे होता है, मतलब रेंज ऑफ वेवलेंथ क्या होता है? गामा रे, एक्स रे, यूवी लाइट, उसके बाद विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये क्या है? अलग अलग तरीकों के वेव्स है जिसकी वेवलेंथ अलग अलग है। गामा रे, एक्स रे, यूवी लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रीजन, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये अलग अलग वेव्स है, तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जो हमें दिखाई देता है, ह्यूमंस को दिखाई देता है। तो विजिबल लाइट में कौन सा स्पेक्ट्रम आता है? रेंज ऑफ वेवलेंथ। कौन से रेंज ऑफ वेवलेंथ आते हैं? वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। दिस इज वायोलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज एंड फाइनली रेड। तो ये स्पेक्ट्रम में, और इतने छोटे से विजिबल स्पेक्ट्रम में या विजिबल लाइट में भी ऊपर से नीचे वेवलेंथ इंक्रीज होती है। वेवलेंथ इंक्रीज होती है। अब वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ओके। तो वायोलेट से रेड तक वेवलेंथ इंक्रीज होती है। क्या होती है? वेवलेंथ इंक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो देख लो हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ कलर है, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। तो इधर से इधर वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब एक चीज समझो, इन केस ऑफ अप्रोच apparent frequency Na is equal to under root of c plus v, c minus v into n। तो इन केस ऑफ अप्रोच नजदीक आएंगे तो apparent frequency बढ़ेगी, apparent frequency बढ़ेगी तो apparent wavelength कम होगी, तो apparent wavelength कम होगी तो डेल्टा लैम्बडा विल शिफ्ट टुवर्ड्स इधर। अब ये इधर बढ़ रही है मतलब इधर कम हो रही है, तो कम हो रही है मतलब ब्लू की तरफ जाएगा या वायोलेट की तरफ जाएगा? इधर से इधर बढ़ रही है ना, इधर से इधर बढ़ रही है तो इधर से इधर कम होगी। तो जो डेल्टा लैम्बडा इट शिफ्ट टुवर्ड्स ब्लू या फिर वायोलेट। तो इस शिफ्ट को क्या बोलेंगे? ब्लू शिफ्ट, या कई बार क्या बोल देते हैं इसको? वायोलेट शिफ्ट बोलते हैं। ब्लू शिफ्ट भी चलेगा, वायोलेट शिफ्ट भी चलेगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ अप्रोच apparent frequency will increase, wavelength will decrease, डेल्टा लैम्बडा शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर वेवलेंथ ब्लू और वायोलेट। तो इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट या वायोलेट शिफ्ट। अब इसका उल्टा होगा इन केस ऑफ रिसेशन। क्या होगा? apparent frequency is equal to अंडर रूट ऑफ c माइनस वी डिवाइडेड बाई c प्लस वी इंटू एन। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो apparent frequency कम होगी, तो apparent वेवलेंथ बढ़ेगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, सबको पता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर घटेगी तो डेफिनेटली वेवलेंथ बढ़ेगी, तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो डेल्टा लैम्बडा विल शिफ्ट टुवर्ड्स रेड कलर, ठीक है, बिकॉज इसकी जो वेवलेंथ है वो रेड होती है। अब इसके आपको एग्जैक्ट डिजिटी चाहिए तो वायोलेट लाइट का जो वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, रफली 8000 एंगस्ट्रॉम। एक्चुअली उससे थोड़ा सा कम ज़्यादा कुछ होता है, रफली 4000 से 8000 तक उसके वेवलेंथ इंक्रीज होते जाती है। तो डेल्टा लैम्बडा किधर शिफ्ट हो जाएगा? रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट, ठीक है। तो जब स्टार्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे
तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगी, डेल्टा लैम्डा शिफ्ट होगा टुवर्ड्स ब्लू और वायलेट कलर, इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। और इन केस ऑफ रिसेशन एपरेंट फ्रीक्वेंसी घटेगी, एपरेंट वेवलेंथ बढ़ेगी, डेल्टा लैम्डा विल शिफ्ट टुवर्ड्स रेड और इंक्रीज वेवलेंथ रेड कलर, इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। ठीक है, इतनी चीजें नोट करो। अब इस पे का एक न्यूमेरिकल करेंगे हम। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय सी इंटू लैम्डा। डेल्टा लैम्डा इज चेंज इन वेवलेंथ ड्यू टू डॉपलर शिफ्ट, v is speed, relative speed और c is speed of light in air and lambda is actual wavelength। चलो एक इंटरेस्टिंग सवाल आ गया आपके लिए बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। क्या बोल रहा है? अ स्टार इमिट्स रेडिएशन। तो ये एक स्टार है, ये रेडिएशंस इमिट कर रहा है जिसकी वेवलेंथ है, एक्चुअल वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉन। इट इज अप्रोचिंग द अर्थ। तो ये है हमारी अर्थ, इसको हम ऑब्जर्वर बोल सकते हैं, अर्थ। ओके, ये अर्थ को अप्रोच कर रहा है। अब डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में होता क्या है बेटा? अर्थ स्टार को अप्रोच करे, स्टार अर्थ को अप्रोच करो। दो अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये सिमेट्रिक होता है। तो स्टार इसको अप्रोच कर रहा है, तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी अर्थ पर के ऑब्जर्वर को दिखाई देगी वो होगी अंडर रूट ऑफ सी प्लस वी डिवाइड बाई सी माइनस वी इंटू एन। तो बोल क्या रहा है? विथ स्पीड, अभी ये जो विथ वेलोसिटी, तो ये एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टार विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। कैलकुलेट द चेंज इन वेवलेंथ रिसीव्ड बाय द अर्थ। तो डेल्टा लैम्डा आपको पता करना है, कोई टेंशन नहीं। क्या फॉर्मूला है डेल्टा लैम्डा का? डेल्टा लैम्डा अप्रोच और रिसेशन के लिए सेम फॉर्मूला है। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई सी इंटू एन, सॉरी इंटू लैम्डा। तो v कितना है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3। c कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू लैम्डा कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसका डबल होगा, 1.5 का डबल 3 होता है। 2 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 2, 5 ज़ा 0 0। तो 3 4 5 प्लस 5, यहाँ माइनस 5 हो जाएंगे। तो नीचे क्या बचेगा? 10 टू द पावर 3, ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो 25 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड आंसर शुड बी इन एंगस्ट्रॉन। तो -3 मतलब 1 2 3, मतलब ये आ जाएगा 0.025 एंगस्ट्रॉन, 0.025 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, चलो पॉज करके इसको लिख लो। लिख लिया? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही न्यूमेरिकल आता है, चेंज इन वेवलेंथ आपको पूछ लेता है। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस लेक्चर का वो है सोनार। क्या है? सोनार। लिखो सोनार, ये एक सिस्टम होती है सोनार। सबसे पहले इसका लॉन्ग फॉर्म समझो। ये लॉन्ग फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसमें क्या होता है? इसका यूज होता है टू डिटरमाइन रिलेटिव स्पीड ऑफ सबमरीन्स मतलब अंडर वाटर ऑब्जेक्ट जो किसी स्पीड से बह रहे, सबमरीन्स। ओके, सबमरीन्स की रिलेटिव स्पीड पता करना, या लोकेशन ऑफ आइसबर्ग, बड़े बड़े जो बर्फ़ के बिग जो पहाड़ होते हैं, पानी के अंदर बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, उनकी पोजीशन पता करना, लोकेशन ऑफ आइसबर्ग, ये सारी चीज़ों के लिए सोनार का यूज़ होता है। अब ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। हमारे काम की क्या चीज़ है कि मान लो ये ओशन है, दिस इज द ओशन। ओके, ये कोई सबमरीन है। ओके, ये सबमराइन ऑब्जेक्ट है और ये हमारी सोनार सिस्टम है। ठीक है ना, दिस इज द सोनार सिस्टम। अब सोनार सिस्टम में होता क्या है? एक सोर्स होता है जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड इमिट करता है। अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब 20 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स अल्ट्रासोनिक साउंड इमिट करता है। अल्ट्रासोनिक साउंड क्यों? अल्ट्रासोनिक साउंड की एनर्जी हाई होगी, जिससे क्या होगा? ये जल्दी ट्रैवल करेगा। इसको इस डायरेक्शन में इमिट करते हैं। ये इससे जाएगा, जाकर टकराएगा, टकरा के वापस आएगा,
तो ये रिसीव करेगा, ये ट्रांसमीटर इसको ट्रांसमिट करेगा अल्ट्रासोनिक साउंड को, रिसीवर इसको रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा और चेंज इन फ्रीक्वेंसी पे से हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो स्पीड है Vs हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सोनार सिस्टम है। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, उसका लॉन्ग फॉर्म है। ये क्या करता है, रिलेटिव स्पीड ऑफ सबमरीन्स विथ रिस्पेक्ट टू सोनार सिस्टम, विथ रिस्पेक्ट टू सोनार सिस्टम बता सकता है। तो सोनार मतलब क्या होता है, लोकेशन ऑफ आइसबर्ग वगैरह, नीचे कुछ बड़ा रॉक का कुछ बड़ा सा माउंटेन वगैरह है, कुछ है नीचे डिस्टर्बेंस है, ये डिटरमाइन कर सकते हैं। या डेप्थ ऑफ सी, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कितना डेप्थ है सी का, वो सब चीज़ें हम डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसे है। सोनार के सिस्टम में क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड भेजता है किसकी तरफ, सबमरीन्स की तरफ। सबमरीन्स मतलब जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट होते हैं उसको सबमरीन्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये इसके तरफ आ रहा है विथ सम वेलोसिटी Vs। ओके, तो व्हाट इज दिस Vs? Vs इज relative speed of submarine with respect to sonar system। अब यहां पर v क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड। n क्या होगा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मतलब जो सोनार सिस्टम फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है वो। और डेल्टा n क्या होगा, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी मतलब ट्रांसमीटर ने फ्रीक्वेंसी इमिट की, इससे जाई टकरा कर वापस आई, रिसीवर ने उसको रिसीव की, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा n। तो इस डिफरेंस से हम ये पता कर सकते हैं, ये तो हमें पता होगा, ये भी हमें पता होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन दिस मीडियम हमें पता होगा, डेल्टा एन हमें पता करना होगा। ट्रांसमीटर और रिसीवर के, ट्रांसमीटर ने जो फ्रीक्वेंसी भेजी और रिसीवर ने जो रिसीव की, उसके बीच का डिफरेंस मतलब डेल्टा एन। तो इनके बीच का रिलेशन होता है डेल्टा एन इज इक्वल टू 2Vs अपॉन V इंटू एन। Delta n is equal to 2Vs upon V into n. n is actual frequency, V is speed of that waves, ultrasonic waves in given medium। तो इसको प्रूफ भी हम कर सकते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, देखो, दिस इज द स्ट्रिक्टली केस ऑफ रिफ्लेक्टेड डॉपलर इफेक्ट, इको बेस्ड डॉपलर इफेक्ट। इस पे हम लेक्चर ले चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था कि मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एंड दिस इज आवर ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सोर्स भी इसके ऊपर ही है। ओके, ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई n, ऑब्जर्वर यहीं पे बैठा है, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर सोनार सिस्टम में है ना, तो ये वेव्स गए, इससे टकरा कर वापस आए। तो इन दिस केस अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर का फॉर्मूला होता है V प्लस x V माइनस x इंटू n। एंड व्हाट इज द x इज स्पीड ऑफ दिस सोर्स एज वेल एज स्पीड ऑफ दिस ऑब्जर्वर। तो यहां पर Vs हमने ली है रिलेटिव स्पीड ऑफ सबमरीन विथ रिस्पेक्ट टू सोनार सिस्टम। तो सिर्फ आपको क्या करना है, इस x के जगह Vs रख देना है, बिकॉज हम क्या करेंगे, सोनार सिस्टम को रेस्ट कर देंगे। तो सबमरीन्स, वेलोसिटी ऑफ सबमरीन्स विथ रिस्पेक्ट टू सोनार सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, देखो, अपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय रिसीवर इज इक्वल टू V प्लस Vs डिवाइडेड बाय V माइनस Vs इंटू n। n इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। हमें डेल्टा n पता करना है। डेल्टा n का फॉर्मूला डेल्टा n इज इक्वल टू 2Vs डिवाइडेड बाय V इंटू n। तो क्या करेंगे हम, Na इज इक्वल टू, अब दोनों को V से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस Vs डिवाइडेड बाय V होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस Vs डिवाइडेड बाय V इंटू n। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड किया हमने, Vs से डिवाइड किया। अब ये n इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, Na डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस Vs बाय V। अब ये प्लस 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 माइनस Vs बाय V रेज टू -1। ठीक है, अब क्या करेंगे,
चलो इसको 1 प्लस यक्स रेस टू n से अप्रोक्सीमेट करेंगे 1 प्लस nx इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा na अपॉन n इज इक्वल टू ये क्या है 1 प्लस वी एस बाई वी इन अदर ब्रैकेट 1 प्लस वी एस बाय वी 1 प्लस वी एस बाय वी। ओके तो ये क्या हो गया इसको सॉल्व करेंगे। लेट मी चेक द स्पेस कितना अवेलेबल है। चलो अच्छा खासा अवेलेबल है, हो जाएगा एडजस्ट, इतने में एडजस्ट हो जाएगा। देख लो एन ए डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू ये यक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू वी एस बाय वी इंटू वी एस स्क्वायर बाय सॉरी प्लस वी एस बाय वी होल स्क्वायर। ठीक है, अब वी एस बाय वी को हम 0 रखेंगे बिकॉज जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू वी एस। तो क्या आ जाएगा एन ए डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2vs अपॉन वी। तो प्लस 1 इधर आके -1, तो क्या हो जाएगा एन ए बाय एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2vs अपॉन वी। इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो क्या होगा एन ए माइनस एन डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 2vs बाय वी। तो एन ए माइनस एन इज डेल्टा एन, तो डेल्टा एन बाय एन इज इक्वल टू 2vs अपॉन वी। तो डेल्टा एन की वैल्यू आ गई 2vs अपॉन वी इंटू एल, दैट्स इट। ठीक है, डायरेक्टली याद रख लो आप, डेल्टा एन इज इक्वल टू 2vs अपॉन वी इंटू एल, वेयर vs इज रिलेटिव स्पीड ऑफ सबमरीन्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी सोनार सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, सोनार का एक न्यूमेरिकल करेंगे। सोनार सिस्टम पर बेस्ड सवाल आ गया। देखो अब इसको 2 तरीकों से हम करने वाले हैं। पहला तरीका डायरेक्ट और दूसरा इसको प्रॉब्लम को तोड़ के करेंगे। देखो तो सोनार सिस्टम इज फिक्स इन अ सबमरीन ऑपरेट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 किलोहर्ट्ज। मान लो ये सारी चीज़ें पानी के अंदर है, सबमरीन से। ओके ये ऐसे, तो ये है हमारा सोनार सिस्टम, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये इसने क्या किया, साउंड प्रोड्यूस किया, कितने फ्रीक्वेंसी का 40 किलोहर्ट्ज का। अब एन इनेमी सबमरीन मूव टुवर्ड्स द सोनार, मतलब एक इनेमी है जिसको हमें डिटरमाइन करना है। ये इनेमी सबमरीन है, ये इसके तरफ आ रहा है। ओके इनेमी सबमरीन मूव टुवर्ड्स द सोनार की तरफ आ रहा है विद स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो स्पीड है वेलोसिटी ऑफ सबमरीन एनिमी सबमरीन vs इज इक्वल टू 360 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5/18 मीटर पर सेकंड। हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, 5/18, 18 1 1 18 2 36 0 25 100 मीटर पर सेकंड। ओके व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिफ्लेक्टेड बाय सबमरीन्स, मतलब ये साउंड आएगा, इससे टकराएगा, टकरा कर वापस जाएगा, और यहाँ का जो रिसीवर है, ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया, रिसीवर ने रिसीव किया, तो इसने क्या फ्रीक्वेंसी रिसीव किया हमें ये पता करना है। तो दिस इज द स्ट्रिक्टली केस वेयर ऑब्जर्वर इज सिटिंग इन द सोर्स इटसेल्फ एंड मूविंग टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टेड सरफेस, और रिफ्लेक्टेड सरफेस भी रेस्ट है क्या, नहीं, वो भी इसके तरफ बढ़ रहा है विद स्पीड 100 मीटर पर सेकंड। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है, 100। तो इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करोगे, अपरेंट फ्रीक्वेंसी Na इज इक्वल टू v प्लस यक्स v माइनस यक्स इंटू एन। x क्या है यहाँ पर, दिस विल बी माई x, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की स्पीड x, v क्या है, इसकी स्पीड कितनी दी है 1450 मीटर पर सेकंड, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 किलोहर्ट्ज। तो कैसे सॉल्व करोगे, Na इज इक्वल टू v, मतलब 1450 प्लस यक्स इज 100 डिवाइडेड बाय v 1450 माइनस 100 इंटू n कितना है 40, और आंसर किस में आएगा, किलो हर्ट्ज में। ठीक है, अब देखो तो ये क्या हो गया 1550, ये क्या हो गया 1350, 1450 में से हो गए 1350, 1450 प्लस 100 1550 इंटू 40, और ये आएगा आंसर किलो हर्ट्ज में। तो ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 3 15, 5 1 5। ओके, तो 4 1 4, 4 3
12 और ये 0 डिवाइड बाय 27। तो 27 4 जा 27 इंटू 4, 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 9 10, 108। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा 4, तो कितने बचे 124 माइनस 108, हाँ मतलब 8 10 14 15 16 बचे, तो हो जाएगा 160। 160 मतलब कितने से डिवाइड होगा, और इसमें 54 ऐड हो सकते हैं, मतलब 4 5 6 से 27 इंटू 6, 7 चौक 7 सखम 2 4 4 7 दूनी 12, 12 और 4 16, 162, 160 मतलब 6 नहीं 5 से होगा। ओके, तो 5 जा 45 पॉइंट, तो कितने बचे, तो 5 से अगर करेंगे तो 7 50 35 ला 5 40 3 5 दूनी 10 3 13, 135, लेकिन है कितने 160, तो 160 35 25 बचे ना, 40 50 60 25, तो पॉइंट दे दोगे तो 0 आएगा। 250 250 से 27 को अगर कैंसिल करोगे, 27 दाही 270, तो 27 नम, तो 45.9 किलो हर्ट्स ये फ्रीक्वेंसी आएगी, 45.9 किलो हर्ट्स। परफेक्ट। ओके, अब इसको डिटेल्ड मेथड से सॉल्व करूंगा मैं, वो समझो, वो समझो कैसे, देखो अब इसको तोड़ तोड़ के सॉल्व करेंगे। तो देखो अब समझना बेटा, तो हमारा जो बेसिक फार्मूला होता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी का, वो होता है Na इज इक्वल टू V प्लस और माइनस VO, V माइनस और प्लस VS इंटू N। अब ये सिस्टम ने इतनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की, मान लो ऑब्जर्वर यहां पर है, अब ऑब्जर्वर को क्या इतनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, नहीं, बिकॉज देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस सोर्स एंड दिस ऑब्जर्वर। तो ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इसकी तरफ आ रहा है 100 मीटर पर सेकंड से, और इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है Na डैश। तो दिस Na डैश विल बी Na डैश इज इक्वल टू, अब सोर्स को हम स्टेशनरी मान रहे, सोनार सिस्टम, हमारा जो सोनार सिस्टम है उसको रेस्ट मान रहे, तो सोर्स रेस्ट मतलब ये कितना हो जाएगा 0, और ऑब्जर्वर इसके तरफ आ रहा है, तरफ आ रहा है मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, बढ़ने के लिए ऊपर प्लस आएगा, तो V प्लस VO डिवाइडेड बाय V इंटू N। N इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, दिस इज माय Na डैश। V की वैल्यू ये ले लो, VO की वैल्यू 100 आएगी, और V की वैल्यू ये ले लो, N कितना है 40 किलो हर्ट्ज। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता करना है, रिफ्लेक्शन के बाद इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है Na डबल डैश। अब सिचुएशन क्या हो गई, ये है मेरा ऑब्जर्वर, अब यहाँ पे ये इसने सुना, इसने कितनी फ्रीक्वेंसी सुनी Na डैश, लेकिन अब ऑब्जर्वर को यहाँ भेज दो, दिस इज माई ऑब्जर्वर, और ये जो मेरा एनेमी सबमरीन है, अब ये बन गया सोर्स, ये बन गया सोर्स। कैसा सोर्स, इट इज इमिटिंग द फ्रीक्वेंसी Na dash and moving towards the stationary observer with speed Vs is equal to 100 which is x, या फिर 100, चलो 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड से Na डैश इतनी फ्रीक्वेंसी कैरी करके ये किधर आ रहा है, हमारे ओरिजिनल सोनार सिस्टम की तरफ आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो ले लेंगे Na डबल डैश, तो Na डबल डैश इज इक्वल टू V प्लस और माइनस VO, V माइनस और प्लस VS इंटू Na डैश। बिकॉज ये सिचुएशन क्या हो गई, ये मेरा सोर्स है जो फ्रीक्वेंसी कितनी इमिट कर रहा है Na डैश, और कितने स्पीड से मूव हो रहा है 100 मीटर पर सेकंड। तो अब की बार मेरा ऑब्जर्वर कैसा है, रेस्ट है, तो ये इसका 0, और ये सोर्स इसके तरफ आ रहा है विद दिस स्पीड, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, बढ़ने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ओके, सो Na डबल डैश इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय V माइनस VS इंटू Na डैश कितना है, Na डैश है V प्लस VO डिवाइडेड बाय V इंटू N, तो V कैंसिल, वही फॉर्मूला है, Na डबल डैश इज इक्वल टू V प्लस VO डिवाइडेड बाय V माइनस VS इंटू N, खत्म। वही सारी चीज़ें VO VS इंटू N रखोगे उतना ही आ जाएगा 45.93 किलो हर्ट्ज। सिंपल, ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट सोनार। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रडार।
रडार। ओके, तो व्हाट इज सोनार? सोनार से क्या था, सबमरीन्स जो होते हैं उनकी स्पीड पता करना, उनका लोकेशन पता करना या ओशन की डेप्थ पता करना, ये सारी चीजें हम सोनार से कर सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर आप किसी एयरक्राफ्ट के लिए कर रहे हो, एयरक्राफ्ट के लिए कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें रेडियो वेव्स यूज होते हैं। कौन से वेव्स होते थे? रेडियो वेव्स। और सोनार में कौन से वेव्स होते हैं? यूज होते हैं साउंड वेव्स। और कौन से साउंड वेव्स? अल्ट्रासोनिक, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा है, बिकॉज उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रडार। रडार, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार। ठीक है, रडार, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं? फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की स्पीड पता कर सकते हैं। ओके, टू फाइंड आउट वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ प्लेन या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, टू फाइंड आउट वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बोल दो, प्लेन बोल दो, रॉकेट बोलो, कुछ भी बोलो, मिसाइल बोलो। ठीक है, तो इसकी मदद से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। लॉजिक फिर से वही होगा, सेम लॉजिक। क्या लॉजिक होगा कि हम क्या करेंगे, ज़मीन के ऊपर से एक सिस्टम बिठाएंगे, रडार का सिस्टम, जो क्या करेगा, रेडियो वेव सेंड करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होगा ऐसे, तो ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से जाके रेडियो वेव्स टकराएंगे। दिस इज ट्रांसमीटर, दिस इज रिसीवर, ये इसको रिसीव करेंगे। इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी VR इज relative speed of plane with respect to radar system, radio detection and ranging। रडार सिस्टम के विथ रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड होगी VR। तो ये जाएंगे, वापस आएंगे, भेजते वक्त फ्रीक्वेंसी भेजी थी हमने n, वापस आई फ्रीक्वेंसी NA, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है डेल्टा n। तो रिलेशन क्या होता है, डेल्टा n इज इक्वल टू 2VR divided by V into n. What is n? n is actual frequency of radio waves, actual frequency जो हमने फ्रीक्वेंसी सेंड की थी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद VO क्या है, या n0 क्या है, n क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। ठीक है, डेल्टा n क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, NA माइनस n, अपरेंट फ्रीक्वेंसी माइनस एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और V क्या है, स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इन एयर, स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इन एयर। तो सिंपली दिस इज अगेन अ कंडीशन वेयर ऑब्जर्वर इज सिटिंग अलॉन्ग विथ सोर्स and sending the waves towards the reflecting surface, and again the reflecting surface is moving with some velocity towards the source। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, apparent frequency NA is equal to V plus X, V minus X into N। इसको फिर से सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला हम रिड्यूस कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने जो सोनार में फॉर्मूला पढ़ा था, क्या आया था, डेल्टा n is equal to 2VS upon V into N। तो ये सारी चीज़ें हम पानी में कर रहे थे, वही चीज़ अब की बार हम एयर में करेंगे। तो डेल्टा n इज इक्वल टू 2VR डिवाइड बाई V इंटू n। तो सोनार और रडार में बेसिक डिफरेंस क्या है, रडार में हम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन और स्पीड डिटरमाइन करते हैं, और सोनार में हम सबमरीन्स की स्पीड और पोजीशन डिटरमाइन करते हैं। हम सोनार में हम साउंड वेव्स यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, और रडार में हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं। दैट्स इट, इतना ही फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्या हो गया, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट हो गया, रेड शिफ्ट हो गया, ब्लू शिफ्ट हो गया, सोनार हो गया, रडार हो गया। अब बात आती है शॉक वेव्स और मैच नंबर की। ठीक है, ओके, तो आइए अब शुरू करते हैं शॉक वेव्स और मैक नंबर। इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, इस पे भी कई बार सवाल आ जाता है। ओके, ठीक है, तो आइए अब मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज मैक नंबर एंड व्हाट इज शॉक वेव। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अच्छे से समझना। ओके, तो पहले क्या करेंगे, हम मैक नंबर डिफाइन करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ
मैक नंबर? वेरी सिंपल, मैक नंबर इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज मैक नंबर. इसको क्या बोलते हैं? मैक नंबर. ओके, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड. इफ नंबर 1 सुपरसोनिक स्पीड. सुपरसोनिक स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड. तो ऑब्जेक्ट अगर साउंड के स्पीड से ज्यादा स्पीड से मूव हो रहा है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड. तो क्या हो जाएगा? मैक नंबर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड. तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी है ना, तो न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो ये वैल्यू आएगी 1 से ज्यादा. तो अगर मैक नंबर 1 से ज्यादा है तो स्पीड कौन सी होगी? सुपरसोनिक स्पीड. व्हाट इज मैक नंबर? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज मैक नंबर. और अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड के स्पीड से ज्यादा होगी तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक स्पीड. ओके, सेकंड कंडीशन क्या होगी? सोनिक स्पीड. कैसी स्पीड? सोनिक स्पीड. सोनिक स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड. यस फॉर साउंड, ओ फॉर ऑब्जेक्ट. तो मैक नंबर कितना आएगा? मैक नंबर इज इक्वल टू वीओ डिवाइडेड बाय वीएस. कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1. तो सोनिक स्पीड के लिए मैक नंबर कितना होता है? 1 होता है. मतलब सोनिक स्पीड मतलब जितनी साउंड की स्पीड होगी मीडियम में या एयर में उतनी ही उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी. ओके, अब थर्ड वन सिचुएशन क्या आएगी? इंफ्रासोनिक स्पीड. इंफ्रासोनिक स्पीड. अब इसके उल्टा हो जाएगा. इंफ्रासोनिक स्पीड मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड. ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड से कम होगी तो इस टाइम क्या हो जाएगा? जो मैक नंबर होगा, मैक नंबर होगा वी ओ डिवाइडेड बाय वी एस. तो एस बड़ा है ना, इट इज लेस देन 1. और नॉर्मली क्या होता है? मैक नंबर 1 से कम होता है. मैक नंबर 1 से कम होता है. मोस्टली ये भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है कि मैक नंबर 1 हो. मोस्टली क्या होता है? नॉर्मली इन नेचर मोस्टली मैक नंबर इज लेस देन 1 या लेस देन 1. ठीक है, तो अगर मैक नंबर 1 से ज्यादा होगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो साउंड के स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा और ट्रैवल करते वक्त कुछ हाईली एनर्जेटिक वेव्स वो इमिट करता है जिसको बोलते हैं शॉक वेव. क्या बोलते हैं? शॉक वेव. मतलब कभी कभी क्या होता है? एरोप्लेन बहुत हाई स्पीड से हमारे बाजू से गुजर जाता है और हम सडनली चौंक जाते हैं ना, तो कुछ वेव्स सुन के हम चौंक जाते हैं, उसको बोलते हैं शॉक. बैठता है ना हमेशा, तो उसको बोलते हैं शॉक वेव्स. क्या बोलते हैं? शॉक वेव्स. तो इनकी थ्योरी समझो अब शॉक वेव की. शॉक वेव, शॉक वेव. ठीक है, तो व्हाट आर द शॉक वेव्स? ऑब्जेक्ट मूविंग विथ सुपरसोनिक स्पीड. मतलब क्या? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड. इसके वजह से क्या हो जाएगा? मैक नंबर ग्रेटर देन 1. ऑब्जेक्ट मूविंग विथ सुपरसोनिक स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड. मैक नंबर ग्रेटर देन 1 प्रोड्यूस कोनिकल disturbance behind it which is highly energetic, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, which is highly energetic and may damage buildings, जिस वजह से बिल्डिंग्स वगैरह गिर सकती है. पता चला बहुत हाई स्पीड से एरोप्लेन गया और बाजू की बिल्डिंग गिर गई. ठीक है ना. या कोई साउंड प्रोड्यूस हो गया, साइड में शीशा वगैरह फूट जाता है ना. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड की वजह से शीशे वगैरह फूट जाते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा. ठीक है ना. तो क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट मूविंग विद सुपरसोनिक स्पीड मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से अगर ज्यादा होगी, जिसका मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, ये प्रोड्यूस करता है कोनिकल डिस्टर्बेंस. अभी बताऊंगा मैं आपको. कोनिकल डिस्टर्बेंस बिहाइंड इट विच इज हाईली एनर्जिक एंड मे डैमेज बिल्डिंग इज कॉल्ड शॉक वेव्स. उसको क्या बोलते हैं? शॉक वेव्स. इसको क्या बोलते हैं? शॉक वेव्स. अब मुझे आपको ये समझाना है
कि ये कोनिकल डिस्टर्बेंस का क्या मतलब है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से समझो। इमेजिन करो ये वाटर सरफेस है, ठीक है, ये वाटर सरफेस है, दिस इज द वाटर सरफेस। अब मैंने क्या किया, एक पत्थर उठाया और इसमें डाल दिया ऐसे। तो जैसे ही पत्थर यहाँ पर गिरा, इसके बाजू में ऐसे सर्कुलर रिपल्स प्रोड्यूस हुए, बराबर है, दीज आर द सर्कुलर रिपल्स, जिसको हम वेव्स बोलेंगे। तो यहाँ पर पत्थर गिरा सेंटर में और इधर ऐसे वेव्स ट्रेवल हो रहे हैं विद स्पीड v, विद स्पीड v। ओके, सो दिस इज द डिस्टर्बेंस। मैंने क्या किया, प्लेन वाटर सरफेस प्लेन था, उसमें एक डिस्टर्बेंस डाला, जैसे ही पत्थर गिरा डुम, ऐसे वेव्स प्रोड्यूस हो गए। ओके, अब ये क्या था, दिस इज द स्टोन ड्रॉप्ड इन वाटर, समझना बेटा, स्टोन ड्रॉप्ड इन वाटर। तो हो क्या रहा है, ये ऐसे 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 रिपल्स ट्रैवल कर रहे हैं विद स्पीड v। अब स्टोन को मैं रिप्लेस करता हूं सोर्स ऑफ साउंड से और वाटर को रिप्लेस करता हूं एयर से। तो यहां पर क्या है, सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड, और सोर्स ऑफ साउंड कैसा है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, Vs इज इक्वल टू 0, सोर्स ऑफ साउंड इज स्टेशनरी। तो अब सोर्स ऑफ साउंड अगर स्टेशनरी है, इसको ऐसे करेंगे, चलो छोटा बता देता हूँ मैं आपको ताकि अच्छे से समझे, देख लो, आराम से समझो। ये कोनिकल डिस्टर्बेंस कैसे प्रोड्यूस हुआ, शॉक वेव्स कैसे प्रोड्यूस हुए, उसका रिलेशन क्या है बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने सोर्स रखा, सोर्स ऑफ साउंड, स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। तो यहाँ पर मैंने साउंड रखा, तो ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके सराउंडिंग में, ये ऐसे ट्रैवल हो रहे हैं, हर डायरेक्शन में ट्रैवल होंगे ना वो, ठीक है ना। ये सोर्स तो रेस्ट है, सोर्स रेस्ट है, ओके, ये ऐसे ट्रैवल हो रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो दिस इज द स्पीड विथ विच साउंड इज ट्रैवलिंग, दिस इज द स्पीड विथ विच साउंड इज ट्रैवलिंग, लाइक दिस, साउंड इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, साउंड इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, साउंड इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन। तो हर डायरेक्शन में ऐसे साउंड क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। एंड व्हाट इज Vs इज 0, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज 0, स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज 0। अब क्या करेंगे हम, सोर्स ऑफ साउंड को स्पीड देंगे। ओके, इफ सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग, अब कैसे मूविंग, सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग विथ स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। तो ये मेरा सोर्स था, अब मेरा सोर्स मूव हो रहा है, सोर्स मूव हो रहा है। तो पहले जब रेस्ट था, जब सोर्स रेस्ट था, तो सिचुएशन ऐसी थी, सोर्स एक जगह पर है, धीरे 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 साउंड ऐसे ट्रैवल कर रहा है, और साउंड से तुम सोर्स से जितना दूर जा रहे हो उसकी साउंड की इंटेंसिटी कम हो रही है। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो सोर्स है, ये सोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे मूव हो रहा है विद स्पीड Vs विच इज लेस देन साउंड। तो ये साउंड को फॉलो करेगा, सोर्स मेरा साउंड को फॉलो करेगा, साउंड आगे बढ़ेगा, सोर्स उसके पीछे। तो होगा क्या, अगर सोर्स इधर बढ़ रहा है तो अब वेव्स कैसे बनेंगे, देखो, समझ रहे हो। तो जिस डायरेक्शन में सोर्स बढ़ेगा, जिस डायरेक्शन में सोर्स बढ़ेगा उधर वेव्स कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। यही तो डॉपलर इफेक्ट होता है ना, यही तो डॉपलर इफेक्ट होता है। जिस डायरेक्शन में सोर्स बढ़ रहा है उधर कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। लेकिन एक चीज याद रखो, ये मेरा साउंड बढ़ रहा है विद स्पीड v और सोर्स उसको फॉलो कर रहा है। तो साउंड आगे रहेगा, सोर्स पीछे रहेगा। ऐसे क्यों होगा, बिकॉज साउंड की स्पीड ज्यादा है, सोर्स की कम है। तो इधर क्राउडेड होंगे, मतलब इधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इधर फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब इफ सोर्स इज मूविंग विद Vs लेस देन v, अब देखो, इफ सोर्स इज मूविंग विथ Vs इज इक्वल टू v, मतलब अब क्या हो गया, दोनों की स्पीड इक्वल हो गई। पहले क्या था, साउंड आगे जा रहा था और सोर्स उसको फॉलो कर रहा था। अब क्या हो गया, दोनों की स्पीड सेम हो गई, मतलब सोर्स और साउंड साथ साथ चलेंगे। तो अब क्या होगा, सिचुएशन ऐसी होगी, देखो, समझ रहे हो। दिस इज माई सोर्स Vs और दिस इज माई साउंड V, दोनों की स्पीड कैसे हो गई, सेम हो गई, दोनों की स्पीड कैसे हो गई, सेम हो गई, समझ रहे हो। यहां पर क्या था, सोर्स स्टेशनरी था, सारे डायरेक्शन में v स्पीड से साउंड आगे बढ़ रहा था, लेकिन सोर्स एक जगह था। यहां पे क्या था, सोर्स आगे बढ़ रहा था
साउंड सोर्स के आगे था। क्यों? बिकॉज स्पीड ऑफ सोर्स जो था वो साउंड की स्पीड से कम था। तो साउंड आगे सोर्स पीछे, साउंड आगे सोर्स पीछे। अब दोनों इक्वल है, तो जहां पर मेरा सोर्स होगा वहीं से साउंड निकलेगा। दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है। तो ये हो गई सेकंड सिचुएशन। अब अगर सिचुएशन इससे भी आगे बढ़ गई है, ओके, मुझे रब करना पड़ेगा, ये रब कर देता हूं मैं। अब अगर सिचुएशन ऐसी हो गई कि स्पीड सुपरसोनिक हो गई, दिस इज इंफ्रासोनिक स्पीड, साउंड से कम है। दिस इज सोनिक स्पीड, साउंड के इक्वल है। अगर इफ Vs इज ग्रेटर देन V, मतलब अब सोर्स इससे भी आगे निकल जाएगा। तो सोर्स अगर आगे निकल गया Vs, तो पीछे क्या हो जाएगा? अब देखो ये ऐसे ऐसे, पहले तो सर्कुलर थे, फिर सर्कल आगे बढ़ा, इलिप्टिकल स्ट्रक्चर बना, फिर और आगे बना और इलिप्टिकल बना। अब ये अगर आगे निकल गया इसको फाड़ के, तो ऐसा कोनिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, बिकॉज जो साउंड है वो पीछे रह जाएगा, जो साउंड है वो पीछे रह जाएगा और सोर्स आगे निकल जाएगा। क्यों? बिकॉज सोर्स की स्पीड ज़्यादा है, साउंड की स्पीड कम है। तो दीज आर द माई लोकेशंस ऑफ सोर्स। तो साउंड ऐसे ट्रैवल कर रहा है और सोर्स ऐसे ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो ये कोन की तरह है ना, डिस्टर्बेंस, कोनिकल डिस्टर्बेंस है। ओके, तो ये एंगल अगर मेरा थीटा है तो ये एंगल मेरा थीटा हो जाएगा। ओके, तो 2 थीटा इज टोटल एंगल ऑफ कोन। तो ये जो कोनिकल डिस्टर्बेंस इसने पीछे छोड़ा है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं शॉक वेव्स। क्या बोलते हैं? शॉक वेव्स। वेरी सिंपल। जब सोर्स ऑफ साउंड स्टेशनरी था तो सारे डायरेक्शन में आराम से धीरे धीरे साउंड आगे बढ़ रहा था, सोर्स रुका हुआ था। अब सोर्स भी मूव हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में सोर्स मूव हो रहा था उधर वेव्स क्राउडेड थे, मतलब उधर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी। अब सोर्स की स्पीड और साउंड की स्पीड इक्वल हो गई, तो ऐसी सिचुएशन आ गई। अब सुपरसोनिक सिचुएशन अगर आ गई, मतलब सोर्स साउंड से भी आगे बढ़ रहा है, तो साउंड पीछे हो गया, सोर्स आगे बढ़ गया। तो सोर्स आगे बढ़ गया, साउंड पीछे रह गया, तो ये ऐसा कोनिकल डिस्टर्बेंस उसके पीछे रहेगा, इसको बोलेंगे शॉक वेव्स। और इसमें इतना पावर होता है कि ये बिल्डिंग वगैरह को भी गिरा सकते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, मान लो सोर्स पहले यहां था, तो सोर्स टी टाइम में यहां से यहां तक गया और उसी टी टाइम में साउंड यहां से यहां तक गया, तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ओके, तो ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सोर्स की स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से लेकर यहां तक सोर्स गया, यहां से लेकर यहां तक साउंड गया, तो ये क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। तो ये जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? v इंटू टी, स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम। तो साउंड यहां से यहां तक गया, सोर्स यहां से यहां तक गया, तो मैं क्या करता हूं, साइन थीटा की वैल्यू ले लेता हूं, साइन थीटा की या टैन थीटा। थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड ये है मेरी, ये डिस्टेंस कितना है? वी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। 90 डिग्री एंगल के सामने का क्या होता है? हाइपोटेनियस, मतलब वी एस इंटू टी। समझ में आया? साइन थीटा, व्हाट इज थीटा? 2 थीटा टोटल एंगल ऑफ कोन है, तो उसमें हमने एक थीटा लिया। तो सोर्स यहां से लेकर यहां तक गया, बिकॉज सोर्स की स्पीड ज्यादा है ना, साउंड से आगे निकल गया वो, तो साउंड यहां से लेकर यहां तक आया। तो टी टाइम में सोर्स यहां से यहां तक गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वी एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड इंटू टाइम, तो साउंड यहां से यहां तक गया, स्पीड इंटू टाइम। तो टी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा विल बी v डिवाइडेड बाय वी एस। ओके, बट वी एस अपॉन v, वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइड बाय v, ये होता है मैक नंबर। ठीक है, तो साइन थीटा को क्या लिखूंगा मैं? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय वी एस बाय वी। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिखा, तो वी एस बाय वी क्या होता है? मैक नंबर, 1 डिवाइडेड बाय मैक नंबर। तो वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला मिला हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मैक नंबर। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये लंबा सा 23 लेक्चर का चैप्टर होता है खत्म। कीप स्टडिंग, जल्दी मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। बेस्ट ऑफ लक।